कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ को देखने जा रहे हैं जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं नए पाठ को। पाठ है पद्य खंड से, जिसका नाम है नीति धारा। आइए देखते हैं नीति धारा किसके द्वारा लिखा गया है और नीति धारा में कौन कौन सी नीति की बात की गई है। व्यक्ति और समाज के सार्थक और समुन्नत समन्वय की आधार भूमिका निर्मित करने वाले विचार तत्वों की नीति के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। जीवन को जीना एक कला है। इस कला के अंतर्गत व्यक्ति विकास को सामाजिक विकास का अंग मानते हुए व्यक्ति चरित्र के परिष्करण को महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही साथ नीति जीवन के प्रति सकारात्मक बोध उत्पन्न करने की एक शिक्षा शैली है। नीति कथन जीवन की जटिलताओं को सहज रूप से सुलझाने में सहायक होती हैं। व्यवहारिक जीवन के अनेक अनसुलझे प्रश्नों को हल करने में नीतिपरक रचनाओं का अपना महत्व रहता है। अतः अनेक नीति कथन समाज में मुहावरों और लोकोक्तियों के समान प्रयुक्त होने लगते हैं। हिंदी साहित्य में प्रायः सभी कवियों ने अपनी कविताओं में प्रसंगानुकूल नीति कथनों को स्थान दिया है। भक्ति काल में नीति काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी काल में नीति काव्य के श्रेष्ठ कवि के रूप में रहीम, गिरधर, ब्रंद जैसे कवि सक्रिय रहे हैं। कबीर, तुलसीदास, जायसी, सूरदास आदि भक्त कवियों ने नीति विषयक विचारों को अपने काव्य में स्थान दिया है। काव्य का एक उद्देश्य अपने पाठकों को शिक्षित करना भी है। नीति काव्य के इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है यह पाठ। तो आइए देखते हैं पहले रहीमदास जी का जीवन परिचय। रहीमदास जी का कवि परिचय। रहीमदास जी का जन्म 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी की अच्छी जानकार थी। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की अष्टछाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक है। रहीम अपने कोमल स्वभाव के कारण अपने समय के कर्ण माने जाते थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे अधिक प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम का अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद योग का अधिकाधिक प्रभाव उनकी भाषा में दिखता है। दोहा, सोठा, वर्ब्य छंद में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार की छटा दिखाई देती है। सन 1626 में इनकी मृत्यु हो गई। रहीम की प्रमुख कृतियाँ रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वर्ब्य, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। हिंदी नीतिकारों में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। साहित्य के लिए यह गौरव की बात है कि उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपनाते हुए कृष्ण काव्य परंपरा में उच्च कोटि के कवि के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। अब जानते हैं उनके द्वारा लिखी हुई पंक्तियों के बारे में। दोहा है, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताह, रहीमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिरिए का। तो आइए इनके जानते हैं पंक्तियों का कि भावार्थ क्या है। शब्दार्थ है, संदर्भ है इसका
प्रस्तुत दोहा नीति धारा के रहीम के दोहे शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि रहीम दास जी हैं। प्रसंग है, इस दोहे में ईश्वर की कृपा का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, कविवर रहीम कहते हैं कि ईश्वर कितना महान और दयालु है। वह बिना जड़ वाली अमर बेल को भी पालता रहा है। अतः हे मनुष्य, ऐसे उदार भगवान को छोड़कर और किसको खोजता फिरता है? अर्थात तेरा किसी और को खोजना व्यर्थ है। तू तो केवल ईश्वर का ही ध्यान कर। विशेष है ईश्वर की कृपा का वर्णन। दोहा छंद ब्रजभाषा। अगली पंक्तियां हैं, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई है, मनत न लगी है देर। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, इस कवि में दोहे ने उपदेश दिया है कि बुरे दिन आने पर मनुष्य को चुप होकर बैठ जाना चाहिए। व्याख्या है, कविवर रहीम कहते हैं कि जब भी मनुष्य को बुरे दिन आए तो उसे चुप होकर बैठ जाना चाहिए। जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर किसी काम के बनने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। विशेष है, अच्छे दिनों की मनुष्य को प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोहा छंद ब्रजभाषा। अगली पंक्तियां हैं, खीरा सिर ते काटिए, मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को, चाहियत यही सजाए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि का कथन है कि कड़वा वचन बोलने वालों को कठोर दंड देना चाहिए। व्याख्या है, रहीमदास जी कहते हैं कि खीरा का सिर काटकर उस पर नमक लगाकर रगड़ा जाता है ताकि उसके अंदर का जहर बाहर निकल जाए। उसी तरह कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्ति को सिर काटकर सजा देनी चाहिए। विशेष है, कड़वे वचन बोलने वाले से सावधान किया है। दोहा छंद है, भाषा ब्रज है। अगली पंक्तियां हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि का कथन है कि बिगड़ा कार्य आसानी से नहीं बनता। व्याख्या है, कविवर रहीम कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फिर नहीं बनती है, चाहे कोई लाखों प्रयत्न क्यों न कर ले। उदाहरण द्वारा कवि के समझाता है कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को से कोई लाखों बार मथने पर भी मक्खन नहीं निकाल पाता है। विशेष है, कवि का उपदेश है कि हमें कोई काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है, दृष्टांत अलंकार है, ब्रजभाषा है, छंद दोहा है। अगली पंक्तियां हैं, काज करे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भवरी के भये, नदी सिरावत मोर। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि कहते हैं कि जब किसी का कोई काम अटक जाता है तब उसका व्यवहार बड़ा शालीन हो जाता है और काम निकल जाने पर व्यक्ति अशिष्ट हो जाता है। व्याख्या है, कविवर रहीम कहते हैं कि काम पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार बड़ा ही शालीन हो जाता है और काम निकल जाने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। उदाहरण देकर बताते हैं कि जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो अपने सिर पर मोर को बड़े ही सम्मान के साथ धारण करता है और जब दुल्हन के साथ भावरें पड़ जाती हैं तब उसी मोर को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। विशेष है, कवि ने समय का महत्व बताया है। दृष्टांत अलंकार है, ब्रजभाषा है। अगली पंक्तियां हैं, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सींचबू, फूले फले अधाय। कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि कहते हैं कि हमें पूरी तरह से एक ही साधना करनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। व्याख्या है, कवि रहीम कहते हैं कि एक के साधे से पर सब जाते हैं और जो व्यक्ति सभी को साधना चाहता है उसका काम बिगड़ जाता है। आगे भी कहते हैं कि यदि तुम जड़ को सींचोगे तो पेड़ पत्ते एवं फल सभी प्राप्त हो जाएंगे, तुम संतुष्ट हो पाओगे। विशेष है, मन से एक को ही साधने की बात कही गई है।
ब्रज भाषा है, छंद दोहा है। अगली पंक्तियां हैं। कतली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसों फल दीन। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ है, पूर्वानुसार है, प्रसंग है। इस दोहे में कवि ने संगत का प्रभाव बताया है। व्याख्या है, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जैसी संगति करेगा उसका फल भी वैसे ही उसको मिलेगा। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बादलों से टपकने वाली बूंद तो एक ही होती है, पर संगत के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अर्थात यदि वह केले के पत्ते पर गिरेगी तो कपूर बनकर बन जाएगी, और सीप पर गिरेगी तो मोती बन जाएगी, और सर्प के मुख में गिरेगी तो मणि बन जाएगी। विशेष है, कवि ने संगत का महत्व बताया है। उपमा अलंकार है, भाषा व्रज है, दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत यह रीत, विपत्ति कसौटी जय कसे ते ही साँचे मीत। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। कवि का कथन है कि अच्छे दिन में तो सब सगे बन जाते हैं, पर विपत्ति में जो संग दे वे ही सच्चे मित्र हैं। व्याख्या है, कवि रहीम कहते हैं कि संपत्ति अर्थात खुशहाली में सभी लोग संपत्ति वाले के सगे हो जाते हैं, पर विपत्ति रूपी कसौटी पर जो कसे जाते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। कहने का भाव यह है कि जो विपत्ति में साथ देते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। शब्दार्थ विशेष है, सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। अगली पंक्तियां हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। कवि सच्चे प्रेम को ना तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। व्याख्या है, रहीम कवि कहते हैं कि यह प्रेम का धागा अर्थात डोरी है, इससे चटका कर मत तोड़ो। यदि यह टूट जाएगा तो फिर से जोड़ने का पर इसमें गांठ पड़ जाएगी। कहने का भाव यह है कि सच्ची प्रेम में कोई विघ्न मत डालो। विशेष है, सच्चा प्रेम निश्चल होता है। भाषा ब्रज है, दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। धन रहीम जल पंक को लघुजिए पियत अधाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग कवि कहता है कि जो उपकार के काम का में आता है बादशाह में वही धन्य है। व्याख्या है, रहीम कवि कहते हैं कि उस कीचड़ में के पानी को धन्य है जिसको पीकर छोटे छोटे प्राणी तृप्त हो जाते हैं। उस महान समुद्र की क्या बड़ाई, अर्थात कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि उसके खारे पानी से सारा संसार प्यासा ही रह जाता है। अर्थात उसे कोई पीता ही नहीं है। विशेष है, परोपकारी व्यक्ति ही महान हैं। उपमा अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। अगली पंक्तियां वृंद के द्वारा लिखी गई हैं। देखते हैं। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागर कैसे फोरिए उन्हें देख पयोद। शब्दार्थ है। संदर्भ है। प्रस्तुत दोहा वृंद दोहे के शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि वृंद हैं। प्रसंग है। इसमें कवि ने कहा है कि भविष्य में कुछ होगा, इस आशा में अपने प्रयास नहीं रोक देने चाहिए। व्याख्या है, कविवर वृंद कहते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा होने की आशा से की खुशी में मनुष्य को अपने परिश्रम को शिथिल नहीं कर देना चाहिए। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि उमड़ते हुए बादलों को देखकर उनसे प्राप्त होने वाले पानी की खुशी में अपने घर में रखी हुई पानी की गागर को नहीं फोड़ देना चाहिए। विशेष है, भविष्य में अच्छे होने की आशा में हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। कुल कपूत जन्यों पर लख शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। कवि का कथन है कि सुपुत्र के लक्षण उसके शरीर से ही प्रकट होने लगते हैं। व्याख्या है, कविवर वृंद कहते हैं कि कुल के
सपूत की पहचान उसके शरीर में पाए जाने वाले लक्षणों से हो जाती हैं। जैसे पौधा कालांतर में अच्छा वृक्ष बन जाएगा, इसकी पहचान उसके चिकने पत्तों के देखकर हो जाती है। विशेष है, कवि ने पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाती हैं, इस कहावत को स्पष्ट किया है। दूसरी पंक्ति में होर-हान बिरबान के चिकने पत्त वाली कहावत को स्पष्ट किया है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। अगली पंक्तियां हैं, अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर, तोते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने यह उपदेश दिया है कि हमें अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। व्याख्या है, कवि और वृंद कहते हैं कि हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ही किसी कार्य को दौड़कर करना चाहिए। कहावत है कि हमें सोते समय उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी रजाई लंबी हो। विशेष है, कवि का संदेश है कि शक्ति और सामर्थ्य से अधिक कार्य करने पर निराशा ही मिलती है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। मुहावरों का प्रयोग, उपमा अलंकार। अगली पंक्तियां हैं, उद्या विद्यम लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्य उपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि ने उत्तम विद्या जहाँ से भी मिले उसे ले लेनी चाहिए, इसका संकेत किया है। व्याख्या है, कवि वृंद कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदैव उत्तम विद्या को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह उत्तम विद्या निम्न श्रेणी के व्यक्ति के पास क्यों न हो। जिस प्रकार अशुद्ध या गंदगी में भी पड़े हुए सोने को कोई भी व्यक्ति त्यागता नहीं है, अर्थात उसे उठाकर अपने पास रख लेता है, उसी तरह गुण चाहे किसी भी नीच व्यक्ति के पास क्यों न हो, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। विशेष है, उत्तम विद्या को ग्रहण करने का उपदेश है। मुहावरों का प्रयोग है, उपमा अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं, मन भावन के मिलन के सुख को नाहिन छोर, बोल उठे नच नच उठे मोर सुनत घनघोर। शब्दार्थ हैं, संदर्भ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि का कथन है कि प्रियतम को मिलने में जो सुख प्राप्त होता है वह असीमित है। व्याख्या है, कवि वृंद कहते हैं कि मन को प्रिय लगने वाले के मिलन से जो सुख प्राप्त होता है उसका कोई और छोर नहीं है। जिस प्रकार आकाश में मेघों की गर्जना सुनकर मोर कूकने लगते हैं और नाचने लग जाते हैं। विशेष है, प्रियतम के मिलन का सुख बहुत ही अच्छा बताया है। अनप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि के जीवन में अभ्यास का महत्व बताया है। कवि और वृंद कहते हैं हमें जीवन में सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से जड़मती अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाते हैं। अर्थात कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कुएं पर रखी शिला पर भी जब लोग पानी खींचते हैं तो उस पत्थर पर रस्सी की बार बार रगड़ से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जब पत्थर जैसा कठोर पदार्थ भी बार बार के अभ्यास से अपना रूप बदल लेता है तो चेतन व्यक्ति को निरंतर अभ्यास से अवश्य ही चतुर बन जाएगा। विशेष है, कवि ने मनुष्य को अभ्यास करने की सीख दी है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ब्रज भाषा है, कहावत का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, अति परिचय तो होत है अरुज अनादर भाई, मलयागिरी की भील ने चंदन देत जराए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि ने बताया कि अत्यधिक परिचय कभी कभी मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव पैदा हो जाता है। व्याख्या है, कवि वृंद कहते हैं कि अत्यधिक परिचय से अरुचि और अनादर का भाव जाग जाता है। जैसे मलयाचल में की रहने वाली भील ने चंदन को साधारण लकड़ी के रूप में जला देती है। अत्यधिक परिचय
से कभी कभी मनुष्य दूसरों का अनादर करने लग जाते हैं। चंदन के पेड़ मलयाचल पर्वत पर भी उगते हैं। अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है। अगली पंक्तियां हैं। भले बुरे सब एक से, जो लो बोलत ना, जान पर को काक पिक, ऋतु बसंत के माह। शब्दार्थ कठिन है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि का कथन है कि रंग और वर्ण से किसी भी अच्छे और बुरे, विद्वान और मूर्ख की पहचान नहीं होती। व्याख्या है। कविवर ब्रंद कहते हैं कि अच्छे और दुष्ट मनुष्य में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, जबकि वे बोलते या व्यवहार नहीं करते। कौवा और कोयल वर्ण से एक से ही लगते हैं, दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, पर बसंत ऋतु के आते ही दोनों में अंतर स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। कहने का भाव यह है कि कौवा तो वही अपनी कर्कश ध्वनि में काँव काँव निकालेगा और कोयल अपना मधुर गीत छोड़ेगी। विशेष है, व्यवहार और बातचीत से ही अच्छे बुरे और विद्वान मूर्ख की पहचान होती है। अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं। सब सहायक सबल के कौन निवल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। शब्दार्थ संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि का कथन है कि इस संसार में सभी ताकतवर का साथ देते हैं, निर्बल का कोई साथ नहीं देता है। कविवर ब्रंद कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग ताकतवर के सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता है। जैसे कि वायु आग को तो अपने वेग से अधिक जगा देती है और पवन उसको बुझा देती है, वही पवन उसको बुझा देती है। विशेष है, ताकतवर को सभी साथी बन जाते हैं, परंतु निर्बल का कोई सहायक नहीं होता है। उपमा और अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है। अगली पंक्तियां हैं। अति हट मत कर हट बढ़े, बात न करे हो कोय, ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि का उपदेश है कि मनुष्य को हट नहीं करनी चाहिए। व्याख्या है। कविवर ब्रंद कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जीवन में हट करना छोड़ दो। हट करना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इससे तो बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे जैसे कंबल भीगता जाएगा, वैसे ही वह भारी होता जाएगा। विशेष है, कवि ने हट त्याग करने का उपदेश दिया है। उपमा अलंकार है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा ब्रज है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। नीतिधार आदि लघुत्तरीय प्रश्न। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ देता है। अगला प्रश्न है, अमर बेल का पोषक कैसे होता है? उत्तर है, अमर बेल एक विशेष प्रकार की पीले रंग की बेल होती है, जिसमें न जड़ होती है और न पत्ते। उस बेल को ईश्वर ही सींचता रहता है। अगली पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, रहीम ने बुरे दिनों में चुप रहने की बात क्यों कही है? उत्तर है, रहीम ने बुरे दिनों में चुप रहने की सलाह इसलिए दी है कि बुरे दिनों में यदि आप किसी से अटकोगे तो उससे आपको हार माननी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, ब्रंद के अनुसार मूर्ख विद्वान कैसे बन जाता है? उत्तर है, ब्रंद कवि के अनुसार मूर्ख व्यक्ति भी यदि निरंतर अभ्यास करे तो वह विद्वान बन सकता है। अगला प्रश्न है, रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत मोर से क्या आशय है? उत्तर है, रहीम कवि कहते हैं कि काम निकल जाने पर व्यक्ति महत्वपूर्ण बातें और व्यक्तियों का असम्मान करते हैं। जैसे भावर पड़ने से दूल्हा के मोर की बड़ी इज्जत की जाती है और जब भावर पड़ जाती है तब उसका तिरस्कार कर उसे नदी में बहा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, होनहार बिरबान की होठ चीखने पात से कवि का किस संदर्भ में कहा है? उत्तर है, अच्छे वृक्ष के पत्ते प्रारंभ में बड़े ही चिकने होते हैं। जिस वृक्ष के पत्ते प्रारंभ में चिकने होते हैं वह वृक्ष कालांतर में भली भांति पल्लवित एवं पुष्पित होता है
उसी प्रकार जो बालक बचपन में अच्छे व्यवहार करता है वह एक दिन महान व्यक्ति बनता है। कहा गया है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक परिचय बढ़ाने से के विषय में कवि वृंद ने क्या विचार हैं? उत्तर है, अधिक परिचय बढ़ाने को कवि वृंद अच्छा नहीं मानते हैं। उनका अनुभव है कि अधिक परिचय से एक दूसरे के प्रति असम्मान का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि मलय पर्वत पर रहने वाले भीलनी चंदन के पेड़ का महत्व न जानकर उसे साधारण लकड़ी के रूप में जला देती है। अगला प्रश्न है, कौवे और कोयल की पहचान कवि के अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कौवा और कोयल दोनों का वर्ण एवं आकार प्रकार एक जैसा ही होता है। बसंत ऋतु आने पर दोनों का अंतर सरलता से ज्ञात हो जाता है। कौवा अपनी कर्कश ध्वनि में काँव काँव करता है और कोयल अपनी मधुर ध्वनि में बोली से सबको आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार बोली और व्यवहार से दुष्ट और सज्जन लोगों की पहचान हो जाती है। अगला प्रश्न है, सबल की सहायता सब करते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, जिस प्रकार प्रचंड आग को हवा और बढ़ा देती है, किंतु वही हवा दीपक की लौ को बुझा देती है, दीपक की लौ को क्षण भर में बुझा देती है। अतः कहा जा सकता है कि सबल की सब सहायता करते हैं और निर्बल की कोई नहीं करता। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को स्पष्ट करना है। खीरा सिरते यही सजा है। उत्तर है, रहीमदास जी कहते हैं कि खीरा का सिर काटकर उस पर नमक लगाकर रगड़ा जाता है ताकि उसके अंदर का जहर बाहर निकल जाए। उसी तरह कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्ति को सिर को काटकर सजा देनी चाहिए। अगली पंक्ति है, कदली शीप डैश डैश फल दीन। उत्तर है, कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य की जैसी संगति करेगा उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। कवि उदाहरण देता है कि स्वाति नक्षत्र में बादलों की टपकने वाली बूंद एक ही होती है, पर संगत के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अर्थात यदि वह केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाएगी, सीप पर गिरेगी तो मोती बन जाएगी और सर्प के मुख में गिरेगी तो मणि बन जाएगी। अगली पंक्ति है, उद्यम का भुगना डैश डैश देख पयोद। उत्तर है, कवि वृंद कहते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा होने की आशा की खुशी में मनुष्य को अपने परिश्रम को शिथिल नहीं कर देना चाहिए। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि घूमते हुए बादलों को देखकर उनसे प्राप्त होने वाली पानी की खुशी में अपने घर में रखी हुई पानी की गागर को नहीं फोड़ देना चाहिए। अगली पंक्ति है, करत करत डैश डैश निशान। उत्तर है, कवि वृंद कहते हैं कि हमें जीवन में सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से जड़मति अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कुएं पर रखी हुई शिला पर भी जब लोग पानी सींचते हैं तो उस पत्थर पर रस्सी की बार बार रगड़ से बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जब पत्थर जैसा कठोर पदार्थ भी बार बार के अभ्यास से अपना रूप बदल लेता है तो चेतन व्यक्ति तो निरंतर के अभ्यास से अवश्य ही चतुर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दो दो शब्द बताकर लिखिए। मूल का दो अर्थ है, मूलधन और जड़। कुल के दो अर्थ हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहले मूल का, व्यापारी अपने मूलधन को कभी नहीं छोड़ता है। जड़, इस वृक्ष की मूल पाताल तक गई है। कुल का मतलब संपूर्ण और वंश। वाक्य में प्रयोग, इस व्यापार में कुल पूंजी 5 अरब रुपए लगी है। कुल से ही व्यक्ति की पहचान होती है। अगला है फल, एक वृक्ष का फल, दूसरा परिणाम। वाक्य में प्रयोग है, इस वर्ष आम के पेड़ फलों से लदे हैं। दूसरा है, मोहन का परीक्षा फल अभी नहीं आया है। तीसरा है रस का अर्थ है पेय और सार। वाक्य में प्रयोग, गन्ने का रस स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निर्धनता में मानव जीवन का रस
ही सूख जाता है। विलोम शब्द है दिन रात, मित्र शत्रु, सुख दुख, अच्छे बुरे, अनादर आदर, सबल निर्बल, अरुचि रुचि, नीच ऊंच। पर्यायवाची शब्द हैं पवन वायु बात हवा, पयोद नीरद जलद बारिद, आग अग्नि पावक दहक, कंचन स्वर्ण सोना कनक, मोर मयूर सारक केकी। सूक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। आशय है कवि कहता है कि यदि कोई भी बात बिगड़ जाती है तो फिर लाख कोशिश करने पर भी बनती नहीं है। जैसे दूध फट जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी उसमें मक्खन नहीं निकलता। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिसकी बात बिगड़ जाए। अगली पंक्ति है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उत्तर है आशय है इस सूक्ति का आशय है कि हमें पूरी निष्ठा के साथ एक का ही सहारा लेना चाहिए। इधर उधर भागने से अथवा 10 आदमियों से अपनी परेशानी कहने से कोई बात नहीं बनती है। हमें एक पर ही भरोसा रखना चाहिए, इससे हमारा काम अवश्य ही बनेगा। अगली पंक्ति है रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। आशय है इस सूक्ति का आशय है कि अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे कुएं के ऊपर की बड़ी चट्टान भी रस्सी जैसी कोमल वस्तु से घिस जाया करती है। अगली पंक्तियां हैं लोकोक्तियां हैं होनहार बिरबान के होत चीकने पात। अच्छे वृक्ष के पौधे में चिकने पत्ते होते हैं। कहने का भाव यह है कि महान मनुष्य की पहचान उसके बचपन की क्रियाकलापों से हो जाती है। कहा भी है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। अगली पंक्ति है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। उत्तर है मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। रमेश के पास 50 रुपए की पूंजी थी, लेकिन वह लाखों की बजट बना रहा था। इस पर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी रजाई लंबी हो। अगली पंक्ति है ज्यों ज्यों भीजे कांवरी त्यों त्यों भारी होए। उत्तर है हट या जिद करने से कोई काम बनता नहीं है, अपितु बिगड़ जाता है। कहा भी है कि जैसे जैसे कंबल भीगता जाएगा वैसे वैसे वह भारी होता जाएगा। पंक्तियों में मात्राएं गिनकर छंद पहचानिए। तो ये आप देख लीजिए क्योंकि ये आपको ही करना पड़ेगा। इसमें मात्राएं लगा दी गई हैं, इनको आप गिन लीजिए। अगला प्रश्न है मुक्तक काव्य लिखें। आप मुक्तक काव्यों के नाम उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो रैदास के पद रैदास द्वारा, सोरठा के पद मीराबाई द्वारा, सूरसागर सूरदास द्वारा, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा, सुजान रसखान द्वारा, प्रेम वाटिका रसखान द्वारा, साखी शबद रमैनी कबीरदास जी द्वारा, सूर सारावली सूरदास द्वारा, साहित्य लहरी सूरदास द्वारा, बिहारी सस्ते बिहारी लाल द्वारा। तो ये हमने इस प्रकार इस पाठ को देखा और नीति के बारे में जाना। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को जानेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।